हेडिंग डालिएगा डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस। उसके बारे में डायबिटीज मेलाइटस की बात करें तो मैंने आपको बताया है कि डायबिटीज का क्या कारण है, पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया। और मेलाइटस इज रिलेटेड टू हनी, मेलाइटस इज रिलेटेड टू हनी। बेटा आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप एक बेसिक जानकारी को समझिएगा कि डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से कितनी सेल निकलती है, 3 प्रकार की, अल्फा, बीटा और डेल्टा, जिसके अंतर्गत जो बीटा सेल है उसके द्वारा किसका सिक्रेशन होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। और इंसुलिन का काम होता है ए डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पेनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल है उसका डिस्ट्रक्शन हो गया है, या इसका प्रोडक्शन होना बंद हो गया है, या इफ एनी टाइप ऑफ द इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है। और इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, ठीक है ना, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिएगा इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम है डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। यदि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल कब कंडीशन, जब इंसुलिन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी होगी तब होगा। तो ये कुछ है, तो अपन सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन की बात करें, इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। डेफिनेशन की बात करें डायबिटीज मेलाइटस की तो ये क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, या आप बोल दो एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर। इसके अंदर किसकी कमी हो जाती है, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर किसकी कमी हो जाती है, डिक्रीज डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, ये ध्यान रखना है। और जब इंसुलिन बॉडी के अंदर कम हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या क्या इंपेयरमेंट होता है, impaired of carbohydrate, प्रोटीन और फैट, ये है फैट है, ये क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं टाइप्स की बात करें तो टाइप्स की मैंने आपको बताया है कि डायबिटीज मेलाइटस की टाइप्स की बात करें तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के, ठीक है ना, 4 टाइप्स का होता है। जिसके अंदर पहले वाला कौन सा क्या हो गया, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। दूसरा हो गया आपका नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा है सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस, और चौथे नंबर पे है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है ना, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस। ये मोस्टली टाइप्स है इसके डायबिटीज के। अब इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक आपको अलग अलग डिवाइड करना है कि इसका मतलब क्या हुआ है। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, वह पर्सन जिसके अंतर्गत बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, पेशेंट को ओनली उस इंसुलिन के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका जिसके अंदर बॉडी के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए उस पर्सन को किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, इंसुलिन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है ना। ये मेनली बात करें तो ये किस टाइप का है, टाइप फर्स्ट के अंदर आएगा। टाइप फर्स्ट बोल दो इसको, या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोल दो, ठीक है। दूसरा है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, जिसको बोलते हैं टाइप सेकेंड। और इसके अंदर क्या है कि उस पर्सन को इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उस पर्सन को कुछ मात्रा के अंदर क्या मिल रहा है, बॉडी के अंदर इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, ठीक है ना। परंतु उस इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज
लेवल है वो मेंटेन अभी तक भी नहीं हो पा रहा है, तो परंतु इसमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पेशेंट को यदि आप एक्सरसाइज करवाओगे, मेडिसिन दोगे और उसको डाइट को मेंटेन रखते हैं तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस, एनी टाइप ऑफ द डिजीज, किसी भी प्रकार की डिजीज, एनी टाइप्स ऑफ डिजीज, DISES, है ना, किसी बीमारी की वजह से हो रहा है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है ना। सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस जिसमें आपका पेनक्रियाज का इन्फेक्शन हो जाता है। मोस्टली किसका इन्फेक्शन? पेनक्रियाज का। जब पेनक्रियाज का इन्फेक्शन होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो बीटा सेल है वो डिस्ट्रैक्शन होगी, उसके अंदर इन्फ्लामेशन होगा, उस वजह से जो इंसुलिन है वो सीक्रेट नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया एनी डिजीज की वजह से। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस वह डायबिटीज जिसके अंतर्गत न महिला को पहले का डायबिटीज था, न महिला को प्रेगनेंसी के बाद में डायबिटीज है, ठीक है ना। परंतु जैसे ही महिला कंसीव हुई उस दौरान में उस पर्सन को क्या देखने को मिला? ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा देखने को मिली, इसलिए उसको बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के बारे में अपना अलग से पढ़ेंगे। तो अभी तक अपने क्या पढ़े हैं? सबसे पहले डायबिटीज का डेफिनेशन पढ़ा है, इट इज द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। क्या आपको याद रखना है? इट इज द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन, एंड थर्ड आपको ध्यान रखना है इम्पेयर्ड ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है। टाइप्स की बात करें, टाइप्स 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका हो गया इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, दूसरा हो गया आपका नॉन डिपेंडेंट इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस, और सेकेंडरी और गेस्टेशनल। अब देखिएगा क्लिनिकल फीचर, वह पर्सन जिसके अंदर क्लिनिकल फीचर कौन कौन से देखने को मिलेगा डायबिटीज मेलाइटस के अंदर, क्लिनिकल फीचर, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उस डायबिटीज वाले पेशेंट को 3P देखने को मिलेगा, 3P, ठीक है, 3P देखने को मिलेगा। 3P का मतलब क्या हुआ? पॉलीयूरिया। उस पर्सन को पॉलीयूरिया रहेगा, पॉलीयूरिया रहेगा, पॉलीपेप्सिया और पॉलीफेजिया, पॉलीडिस्पिया, पॉलीडिस्पिया, ठीक है ना। तो मोस्टली ये पर्सन को दिक्कतें होती है, ठीक है। तो सबसे पहले उस पर्सन को पॉलीयूरिया, है ना, जिस वर्ड के आगे पॉली आ रहा है, मैंने आपको कई बार बताया है, जिस वर्ड के आगे पॉली आता है उसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा, है ना। और जिसके आगे क्या आ रहा है? ओलिगो, ओलिगो उसका मतलब होता है कम, ठीक है, कम। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या हुआ है? पॉलीयूरिया, मतलब इसमें यूरिन का प्रोडक्शन क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। यूरिन का प्रोडक्शन क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है, जिसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। और उस पर्सन पॉलीडिस्पिया मतलब उसको प्यास ज़्यादा लगेगी, ठीक है। उसके बाद में है पॉलीफेजिया, मतलब उसको भूख ज़्यादा लगेगी। अब देखिएगा बॉडी के अंदर पेशेंट को पॉलीयूरिया हो रहा है, यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो जब यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, बॉडी के द्वारा यूरिन आउटपुट बाहर ज़्यादा जा रहा है, तो बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा क्या हो गई है? कम हो गई है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस पर्सन को क्या लगेगा? प्यास लगेगा, ठीक है ना। उससे इस 3P के साथ साथ में आपको याद रखना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द वेट लॉस रहेगा, है ना, वेट लॉस रहेगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा। वेट, यहाँ पे लिख लो वेट लॉस, पेशेंट को वेट लॉस रहेगा। और पेशेंट को जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है? ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होगी, एक मेडिकल टर्म में किस नाम से जानते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया, 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 ये हो गया। उसके बाद में पर्सन को वीकनेस रहेगी, वीकनेस रहेगा, स्लो वुंड हीलिंग रहेगा, ब्लड विजन देखने को मिलेगा, ब्लड विजन रहेगा,
और फटीगनेस रहेगा, लेथार्जी, और उसके बाद में रहेगा डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम देखने को मिलेंगे। देखो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के अंदर, यदि टाइप फर्स्ट के अंदर कहें तो 3P रहेगा, उसके साथ साथ में वेट लॉस हो सकता है टाइप फर्स्ट के अंदर, परंतु डायबिटीज टाइप सेकंड के अंदर क्या लगा देना है, मे बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जिस वर्ड के आगे हाइपर आया है ना, एक वर्ड के आगे आता है हाइपर, इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा, ठीक है। और जिस वर्ड के आगे हाइपो आता है उसका मतलब क्या होता है, कम, ठीक है ना। तो ग्लाइसेमिया, ग्लूकोज की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, किसके अंदर बढ़ रही है, ब्लड के अंदर, उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। ए डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी हुई, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी, जिसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। और हाइपरग्लाइसेमिया किस डिजीज के अंदर देखने को मिलता है, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर, ठीक है। उसके बाद में स्लो वुंड हीलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, और ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होने की वजह से पेशेंट के ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, और उसके बाद में किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उस बैक्टीरिया को ग्लूकोज खाने के लिए वहां पे मिल जाता है, ठीक है ना। उस कंडीशन में वो ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, एक कारण ये भी है। दूसरा है कि उसको हीलिंग प्रोसेस, जो आर्टरी है उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा होती है, तो हीलिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए पेशेंट को नहीं बोलते हैं, डायबिटीज वाले पेशेंट को कि पूरा सॉक्स पहनना है, शूज पहन के चलना है ना, तो ये अपने स्किन केयर करने के लिए बोलते हैं, तो यही कारण है, ठीक है। उसके बाद में ब्लड विजन देखने को मिलेगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, ठीक है, जैसे आप लोगों को दिखता है। आप लोगों को डायबिटीज नहीं है बट आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, कारण क्या है, ब्लड विजन का मतलब होता है कि देखिएगा, यदि डायबिटीज वाले पेशेंट है उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है और एक कंटिन्यूज है, परसिस्टेंट कंटिन्यूज ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत पेशेंट के जो एक तो कार्डियक पे इफेक्ट पड़ेगा, एक किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा, और एक नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र को वो डैमेज करेगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के अंदर उन पर्सन को क्या है कि रेटिना है, उस रेटिना के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, उस ब्लड वेसल के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और ग्लूकोज ज्यादा होने की वजह से उनको धुंधला दिखाई देगा, ब्लड विजन देखने को मिलेगा, पेशेंट को फटीग रहेगा, लेथर्जी रहेगा, और डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। अब देखिएगा, जब बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, बॉडी को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने आपको पहले लिखाया था कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसके अंदर जैसे अपन कोई भी खाना खाते हैं तो खाना को कन्वर्ट करना है ना, कार्बोहाइड्रेट है तो उसको कन्वर्ट करोगे तब ना होगा, तो एक मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो रिक्वायरमेंट के लिए बॉडी के अंदर जो स्टोरेज जो न्यूट्रिएंट है ना, तो उससे क्या होगा, जैसे फैट है ना, फैट है, उस फैट से क्या होगा, एनर्जी प्रोवाइड होगी। तो फैट का टूटेगा, और फैट का टूटने की वजह से बॉडी के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। जैसे फैट टूटेगा एनर्जी के लिए, तो फैट टूटता है तो उस कंडीशन में कीटोन का फॉर्मेशन होगा। और ये कौन सी बीमारी के अंदर देखने को मिलती है, डायबिटीज के अंदर देखने को मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक साइन सिम्टम है, वो आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद में अपन पेशेंट का क्या करते हैं, डायग्नोसिस। तो यहां तक समझ में आ गया, 3 बातें मैंने आपको पढ़ाई है। क्या क्या पढ़ाया, एक तो डेफिनेशन, उसके बाद में आपका टाइप्स, और उसके बाद में क्लिनिकल फीचर, ठीक है ना। अब डायबिटीज वाले पेशेंट का जैसे असेसमेंट करते हैं, तो उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव डाटा को कलेक्ट करते हैं और एक करते हैं सब्जेक्टिव डाटा। तो क्या होगा ऑब्जेक्टिव डाटा और सब्जेक्टिव डाटा, हाँ
व्हाट मीन्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव? पेशेंट जो बताएगा वो सब्जेक्टिव हो जाएगा, और जो हम लोग उसको मतलब असेसमेंट जो करेंगे वो। देखिएगा, हमेशा डाटा कलेक्शन होता है जिसके अंदर एक नर्स देखती है कि ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करेगी और एक करेगी सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और दूसरा है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना, देखना, है ना, देख करके। और सब्जेक्टिव मतलब शब्द, वो पर्सन बोलता है कि मेरे को रात में बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, मेरे को ज़्यादा भूख लगती है, मेरे को ज़्यादा प्यास लगती है, और मेरा वजन कई दिनों से, कई साल से, कई महीने से मेरे को लगता है कि मेरा वजन कम हो गया है ना। पेशेंट को ये सिम्टम देखने को मिलेगा तो अपन एक हल्की सी जांच करवाएंगे। इट इज़ द सब्जेक्टिव डाटा। परंतु यदि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपरग्लाइसेमिया या हाइपोग्लाइसेमिया, देन पेशेंट इज कन्वर्ट इन द कोमा, देन इज द इंक्रीज ऑफ द स्वेटिंग, है ना, पसीना देखने को मिलेगा, उसका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा और वो बेहोशी की कंडीशन में हो जाएगा। तो ऐसा अपन देख के कह सकते हैं कि ये इस नॉर्मल पर्सन था, तो उस कंडीशन में अपन देख सकते हैं हो सकता है कि उसका ग्लूकोज लेवल कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है, इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये क्या है, अपने एक ऑब्जर्व करके जो किया जाता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्या हुआ? निदान। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? निदान। लिखो बेटा, निदान, निदान लिखोगे, निदान। और डॉक्टर कैसे लिखते हैं? ऐसे करके सिस करते हैं, ये डॉक्टर की लैंग्वेज है। तो निदान के अंदर क्या करेगा? एक पेशेंट अपना इमरजेंसी में था, पेशेंट आया, पेशेंट के अंदर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट किए, और कलेक्ट करने के बाद में पेशेंट को डॉक्टर एक डायग्नोसिस लिखते हैं। को क्या क्या डायग्नोसिस लिखेगा? सबसे पहले पेशेंट का क्या जांच होगी? फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं? रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल। उसके बाद में पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल, और उसके बाद में क्या करेंगे? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, और उसके बाद में HbA1c, और उसके बाद में एक जांच करेंगे यूरिन की, वो भी हल्की सी यूरिन की जांच करेंगे। क्या होता है हल्की सी? है? तो देखिएगा, ये कुछ बेसिक जानकारी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इस प्रकार की हिस्ट्री होती है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आपको डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है। तो ऐसे इस कंडीशन में जो ब्लड सैंपल लेते हैं, उस ब्लड सैंपल के द्वारा क्या करते हैं? कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको लिखा है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना, वह ग्लूकोज लेवल जिसके अंतर्गत ब्लड के अंदर से भूखे पेट जांच की जाती है। इसके अंतर्गत भूखे पेट, फास्टिंग का मतलब क्या हुआ? हाँ, ये फास्टिंग करता है ना, ये बच्चा फास्टिंग करता है, तो फास्टिंग मतलब भूखे पेट, ठीक है ना। अब देखिएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है? 70 से लेके 110 mg पर डेसीलीटर, ठीक है, ये होता है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जांच करेंगे, खाली पेट उस पर्सन को बुलाएंगे। यदि पर्सन कभी ऐसे ही चलते फिरते आ गया है तो ऐसी कंडीशन में उसको सिम्टम देखे और उसको बाद में अपन बोलते हैं कि इसका रैंडम जांच करो, है ना, रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल। ऐसी कंडीशन जिसके अंतर्गत पेशेंट क्या करके आया है? खाना वाना खा के आया है और घर में सारा काम बकरी बांध करके आया है ना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है कि वो चलता फिरता आया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आया, नाश्ता पानी किया, बिस्किट खाया, और उसके बाद में हॉस्पिटल में आया, डॉक्टर को लगा कि उसको ब्लड ग्लूकोज डायबिटीज हो सकता है, तो उसको रैंडम ब्लड ग्लूकोज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल, वह ग्लूकोज लेवल जिसके अंतर्गत खाना खाने के आफ्टर
2 घंटा, है ना, 2 घंटे के बाद में जांच करते हैं। कुछ पेशेंट को फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज या रैंडम से फाइंड आउट नहीं होता है, तो ऐसा कंडीशन के अंदर पेशेंट को बोल दिया जाता है कि खाना खाओ और खाना खाने के 2 घंटे के बाद में जांच करने के आदेश दिए जाते हैं, जिसको बोलते हैं पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, उसके बाद में ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। अब देखिएगा ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, इसके अंदर क्या होता है कि ये 2 घंटे का प्रोसीजर होता है और उसमें 2 घंटे के अंतर्गत अपने 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है और आधा घंटे के बाद में यूरिन एंड ब्लड का सैंपल लिया जाता है। ठीक है ना, यूरिन और ब्लड का सैंपल लेंगे और सैंपल लेने के बाद में क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम देते जाएंगे और सैंपल लेते जाएंगे। 2 घंटे का प्रोसीजर होता है और उसके बाद में एक कंक्लूजन निष्कर्ष निकाला जाता है कि उसको किस टाइप ब्लड ग्लूकोज है या नहीं है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे HbA1c का मतलब क्या हुआ, पिछले 90 डेज की हिस्ट्री का फाइंड आउट करना कि उस पर्सन को डायबिटीज मेलाइटस है या नहीं, पिछले 90 डेज या 3 महीने, है ना, कि उनका ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल का असेसमेंट डाटा क्या था, उसको जांच करने के लिए निया कुमारी क्या कौन सी जांच करते हैं, HbA1c। ठीक है, उसके बाद में यूरिन टेस्ट करते हैं। तो यूरिन टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, हाँ जी, हाँ, बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं उसके अंदर। ठीक है ना, तो ये कुछ सैंपल है, बेसिक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सरल ही है, ज़्यादा मैनेजमेंट के अंदर नहीं जाना है, बेसिक जानकारी रखना है। देखो मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट के अंदर 3 प्रकार के मैनेजमेंट होते हैं। सबसे पहले आपका रहेगा इंसुलिन थेरेपी, दूसरा रहेगा आपका मेडिसिन और तीसरा रहेगा डाइट और चौथे नंबर पे क्या रहेगा, एक्सरसाइज। ये कुछ मैनेजमेंट करते हैं। तो इंसुलिन थेरेपी के अंदर इंसुलिन को बहुत ध्यान से दिया जाता है। ठीक है ना, डॉक्टर पहले देखते हैं कि कितना इंसुलिन है, उसको 1, 2 बार 3 बार इसका जांच करते हैं और कितना उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल है, उसके अकॉर्डिंग एक डोज तैयार की जाती है। टाइप 1 के अंदर नेसेसरी है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, वो पर्सन जो कंटिन्यूज उसको इंसुलिन पे रहना पड़ेगा, है ना। आपने देखा होगा कि एक तो वाइल के अंदर इंसुलिन आता है, दूसरा आता है एक पेन के रूप में आता है ना, उसके अंदर 10 ml 30 ml भरा रहता है और कितना जरूरत है उसको ऐसे मोड़ करके उसको लगाना है। ठीक है ना, तो एक तो वाइल के अंदर आता है और एक आता है पेन टाइप का। ठीक है ना, तो वो इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन के अंदर आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है कि इंसुलिन देते टाइम में उस पर्सन को रोटेट करके देना है ना। पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी देते हैं, इंसुलिन लगाते हैं तो रोटेट करते लगाते हैं। रोटेट करने का मतलब क्या है, आज यहाँ पे लगाया, कल यहाँ पे लगाया, कल यहाँ पे लगाया। यदि आप एक ही जगह लगाओगे तो लिपो क्या होगा, डिस्ट्रोफी होगा, लिपोडिस्ट्रोफी होगा कि फैट का डिस्ट्रक्शन होगा, वहां पे गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, दूसरा इंसुलिन लगाते हैं, कौन से रूट से लगाते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से लगाते हैं। इंसुलिन कौन सी सिरिंज से लगाते हैं, वो इंसुलिन सिरिंज से लगाते हैं, इंसुलिन सिरिंज से लगाते हैं। और इंसुलिन लगाने से पहले जो साइट को क्लीन करते हैं वो किससे क्लीन करेंगे, है ना, नॉर्मल सलाइन से कर सकते हो, किससे कर सकते हैं, ड्राई कॉटन से क्लीन कर सकते, अच्छा स्वेप बोल दो, ठीक है ना, हाँ, तो उससे आप क्लीन कर सकते हो। एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है पुनीता कुमारी, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, उसको स्प्रिट से क्लीन नहीं करना है। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, स्प्रिट यूज नहीं करना है, ये बेसिक बातें ध्यान रखनी है। इंसुलिन सिरिंज होती है, एक आती है 40 यूनिट का और एक आती है 100 यूनिट का। ठीक है ना, तो उसके अंदर अलग अलग डोज होती है। कौन कौन से इंसुलिन यूज लिए जाते हैं, उसका क्या कितने टाइम के लिए वो इफेक्टिव रहती है, उसके बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन के लिए आप देखिएगा मेटफॉर्मिन, मेडिसिन की बात करें
तो सबसे पहले है मेटफॉर्मिन, ग्लिमिपाइराइड और उसके बाद में है ग्लाइफिजाइड, ठीक है ना। तो ये कुछ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है और ये मेडिसिन दिए जाते हैं, मोस्टली ये प्रिफर्ड किया जाता है, ठीक है ना। डाइट की बात करें तो इसके अंदर प्रोटीन आपको 15 से 20%, 15 से 20% टोटल कैलोरी ऑफ द प्रोटीन, है ना। तो 15 से 20% प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, 10% फैट, है ना। प्रोटीन और फैट कितना परसेंट, 10%। टोटल कैलोरीज ऑफ द फैट, है ना, कितना फैट मिल रहा है उसमें से 10% देना है, ज़्यादा नहीं देना है। ड्यू टू क्या है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसलिए इसको इस हिसाब से देते हैं। और कार्बोहाइड्रेट देते हैं 70 से 75% दिया जाता है। और एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको लिखाया था किस प्रकार की एक्सरसाइज, ब्रिक एक्सरसाइज, है ना। ब्रिक एक्सरसाइज किया जाता है जिसके अंदर पेशेंट चलता धीरे धीरे चलेगा पहले, और उसके बाद में बीच में थोड़ा फास्ट होगा और उसके बाद में क्या होगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ मैनेजमेंट है इंसुलिन थेरेपी। सबसे पहले है इंसुलिन थेरेपी, दूसरा है मेडिसिन और तीसरा है डाइट और चौथे नंबर पे है एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो ये बेसिक बातें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इंसुलिन के अलग से पढ़ेंगे कि इंसुलिन कितने प्रकार के होते हैं, कितनी उसकी लॉन्ग लास्टिंग टाइम रहता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हेडिंग डालिएगा कॉम्प्लिकेशन है इंसुलिन की वजह से, अपने डायबिटीज मेलाइटस के अंदर किस प्रकार की कॉम्प्लिकेशन या जटिलता देखने को मिलती है। कॉम्प्लिकेशन का हिंदी में क्या बोलते हैं, जटिलता। तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, जटिलता लिखो। तो जटिलता के अंदर देखिएगा कॉम्प्लिकेशन क्या है, इंसुलिन थेरेपी अब इंसुलिन की वजह से क्या क्या जटिलता आती है, तो उस कंडीशन में पेशेंट क्या हो सकता है, पेशेंट को क्या जटिलता आ सकती है, लिपोडिस्ट्रोफी, है ना। पहला रहेगा लिपोडिस्ट्रोफी, दूसरा रहेगा हाइपोग्लाइसेमिया, उसके बाद में रहेगा सोमोगी इफेक्ट, और उसके बाद में रहेगा डाउन फेनोमेनन, ये रहेगा। ये कुछ इंसुलिन थेरेपी की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा इंसुलिन थेरेपी की वजह से क्या क्या रह रहा है, लिपोडिस्ट्रोफी। लिपो इज रिलेटेड टू लिपिड या फैट, है ना। तो ये फैट से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या होगा कि यदि आप एक ही जगह पे कंटिन्यूस आप इंजेक्शन लगा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वहाँ पे फैट है वो डिस्ट्रॉय होगा और वहाँ पे गड्ढा हो सकता है, जिसको बोलते हैं लिपोडिस्ट्रोफी। दूसरी बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। इस कंडीशन में इंसुलिन की मात्रा कम या ज़्यादा दे देते हैं। कम देंगे या ज़्यादा देंगे, कम देगा, ज़्यादा देगा, ठीक है ना। जब ज़्यादा इंसुलिन होगा तो ग्लूकोज का लेवल को क्या कर देगा, और कम कर देगा, है ना। तो एक फॉल्टी टेक्निक यूज बाय द नर्स, है ना, या तो ज़्यादा दे देगा या कम दे देगा। तो उस कंडीशन के अंदर हाइपोग्लाइसेमिया या हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है आपका सोमोंगी इफेक्ट। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो मिडनाइट के अंदर क्या होगा, मिडनाइट के अंदर क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया होगा। और मिडनाइट की बात करें तो टाइम की बात करें तो कितना होगा, 3 से 4 AM। देखिएगा सोमोंगी इफेक्ट के अंदर क्या हो रहा है कि पेशेंट को मिडनाइट, है ना, मिडनाइट बोल सकते हो या ओब्लिक करके आप बोल सकते हो लेट नाइट,
है ना, लेट नाइट। लेट नाइट बोल सकते हैं उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या रात में 3 से 4 बजे के बीच में पेशेंट को क्या होगा, ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, है ना, हाइपोग्लाइसेमिया। ये इंसुलिन का इफेक्ट के ऊपर फर्क पड़ता है। डॉक्टर ने एक मेजरमेंट करके इंसुलिन दे दिया है, परंतु वो बॉडी उस इंसुलिन का रेसिस्टेंट कर रही है, उसका प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, या एक फॉल्टी टेक्निक यूज किया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस पर्सन को सौमोंगी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो एक लेट नाइट में पेशेंट को 3 से 4 बजे के बीच में हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन देखने को मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं सौमोंगी इफेक्ट। समझ में आ गया ना। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पेशेंट को 3 से 4 बजे लेट नाइट के अंदर हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन होती है, उसमें निम्न में से कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, सो सौमोंगी इफेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा है डाउन फेनोमेना। डाउन फेनोमेना का मतलब हुआ कि पेशेंट को प्री ब्रेकफास्टिंग कंडीशन के अंदर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपरग्लाइसेमिक, है ना। इस कंडीशन में अंदर क्या होगा, प्री ब्रेकफास्टिंग की कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया होगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा यहाँ पे वर्ड आया डाउन फेनोमेना, है ना। डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, बट ग्लूकोज की लेवल क्या हो रही है, बढ़ रही है। मैंने आपको लिखाया है यहाँ पे हाइपरग्लाइसेमिया, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे ट्रिक बना करके याद रखोगे तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। देखो कॉम्प्लिकेशन के अंदर लिखा हुआ डाउन फेनोमेना, डाउन का मतलब होता है नीचे, परंतु इस डाउन फेनोमेना के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये ग्लूकोज का लेवल किस कंडीशन में कब बढ़ रहा है, प्री ब्रेकफास्टिंग। यदि मैं टाइम की बात करें 6 to 8 AM, है ना, सुबह जैसे ही पेशेंट उठा, ब्रेकफास्ट के टाइम से पहले उसकी जांच की, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा अपन बात करते हैं कि पेशेंट को रात को खाना खा के सोया, इंसुलिन लिया, और उसके बाद में रात में देखा कि उसका 3 से 4 बजे हुए पेशेंट को स्वेटिंग हो रहा है, उसको कंफर्ट पोजीशन नहीं लग रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, उसको स्वेटिंग हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वो देखते हैं तो क्या मिलता है, हाइपोग्लाइसेमिया, है ना। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना है। तो ये किसकी डेफिशिएंसी है, इंसुलिन थेरेपी की वजह से जो होने वाली कॉम्प्लिकेशन है। तो ये 4-5 प्रकार की कॉम्प्लिकेशन है, उसको देखना है। दूसरा है कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, हेडिंग डालिएगा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस की वजह से कॉम्प्लिकेशन होता है। एक कॉम्प्लिकेशन होता है माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, और एक होती है मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, और एक होता है मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। ये कंडीशन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। माइक्रो के अंदर रहेगा सीएडी, दूसरा रहेगा हाइपरटेंशन, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, सीएडी की फुल फॉर्म कौन बताएगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, है ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। दूसरा है हाइपरटेंशन, है ना, वो पेशेंट जिसके अंदर ब्लड का लेवल, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन, ठीक है। दूसरा है पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, है ना, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, है ना,
पेरिफेरल मतलब जैसे अपने पेरिफेरल पार्ट के अंदर जो वेसल्स होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, ब्लड का आना जाना में दिक्कत होती है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। ठीक है, अब देखिएगा माइक्रो के अंदर, सॉरी मैक्रो के अंदर, उल्टा हो गया, यहां पे मैक्रो लिख दो, ये तो मैक्रो वाला हो गया, मैक्रो मैक्रो, और यहां पे लिख दो माइक्रो। जिस वर्ड के आगे माइक्रो आ रहा है, माइक्रो इज रिलेटेड टू सूक्ष्म, तनिक, तनिक नहीं बोलते हैं, तनिक थोड़ा, और जिस वर्ड के आगे मैक्रो आ रहा है, मगरमच्छ है ना, बहुत ज्यादा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो सीएडी हो सकता है, हाइपरटेंशन और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो सकती है, और इसके अंदर रहेगा, माइक्रो के अंदर रहेगा डायबिटीज, डायबिटीज, रेटिनोपैथी, उसके बाद में डायबिटीज, न्यूरोपैथी, उसके बाद में डायबिटीज, नेफ्रोपैथी, और ये होता है। ठीक है, अब देखिएगा इसके अंदर मैंने आपको पहले रेटिनोपैथी लिखाया है, जिस वर्ड के पीछे पैथी आता है, पैथी इज या पैथी है या पैथो है, इज रिलेटेड टू डिजीज, एनी टाइप ऑफ द डिजीज। तो यहाँ पे पैथी आया है, वर्ड के पीछे पैथी आता है तो ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या हुआ, डिजीज। और डिजीज किसके अंदर है, रेटिना के अंदर। किस कारण से होती है, डायबिटीज के अंदर होता है, डायबिटीज की वजह से क्या है, रेटिना के अंदर डिजीज होती है, रेटिना के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं डायबिटीज रेटिनोपैथी। और डायबिटीज रेटिनोपैथी की वजह से उस पर्सन को कैसा दिखाई देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, समझ में आ गया ना। दूसरा है न्यूरोपैथी, सेंसेशन लॉस हो जाता है और जिसकी वजह से सेंसेशन आने जाने में उसको दिक्कत होती है, नर्व्स या न्यूरोगलिया उसके अंदर डिस्टरबेंस देखने को मिलता है, और नेफ्रोपैथी किडनी के अंदर दिक्कत होती है। ठीक है ना, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन था, कॉम्प्लिकेशन इंसुलिन थेरेपी की वजह से, और कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज मेलाइटस के अंदर। डायबिटीज मेलाइटस के अंदर दो प्रकार की कॉम्प्लिकेशन, एक तो मैक्रो कॉम्प्लिकेशन जिसके अंदर सीएडी, हाइपरटेंशन और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, और उसके बाद में माइक्रो के अंदर रहेगा आपका डायबिटीज रेटिनोपैथी, डायबिटीज न्यूरोपैथी और डायबिटीज नेफ्रोपैथी। ठीक है, तो ये आज का अपने डायबिटीज से रिलेटेड जो टॉपिक था, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा नर्सिंग केयर की बात करें तो पेशेंट का डाइट से रिलेटेड आप पर्सन को ध्यान रखना है, उस पर्सन को हेल्थ एजुकेशन देना है कि कितना % कैलोरी, फैट, कार्बोहाइड्रेट देना है, और उसके बाद में स्किन केयर, वुंड केयर ये करने के लिए आपको बोलना है। ठीक है ना, आज इतना ही, धन्यवाद।